अभिषेक हूँ और यह कहानी तब की है जब मैं 9 साल का था। नाना जी की बरसी पर मैं अपनी माँ के साथ उनके गांव गया था। गांव पहुंचते ही माँ और नानी आपस में बातें करने लग गईं और मैं मौका देखकर बाहर चला गया। इस गांव के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए इसे देखने की उत्सुकता थी। लेकिन वहां पहुंचकर अजीब सा महसूस हुआ। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, जैसे पूरे गांव में बस हमारा ही परिवार रहता हो। तभी मासी ने मुझे पुकारा, अभिषेक। मैं चौंक कर पलटा। हाँ, अरे मासी, आप कहाँ थी? मासी बोली, काम पे गई थी, अभी लौटी हूँ। तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। मैंने कहा, मैं बस गांव देख रहा था। मासी ने झुंझलाते हुए कहा, सुबह देख लेना, अभी अंदर चलो। मैंने जिद की, प्लीज मासी, मुझे पूरा गांव देखना है। मासी सख्त लहजे में बोली, इस गांव में देखने लायक कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा, आप घुमा दो ना थोड़ी दूर मुझे। मैंने फिर से मिन्नत की। मासी का चेहरा गंभीर हो गया। मना किया ना मैंने, जिद मत करो और अंदर चलो। मैंने हिम्मत नहीं हारी। प्लीज मासी, कम से कम सामने वाले बगीचे तक ही चलो ना। मासी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। बगीचा ही तो नहीं जाना है? मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। मतलब कुछ नहीं, मासी ने टालते हुए कहा। पर मासी, तभी नानी की आवाज आई, अभिषेक। मासी मेरी तरफ देखते हुए बोली, कहा था ना अंदर चलने को, अब तो डांट भी पड़ेगी। चलो। हम दोनों घर के अंदर चले गए। माँ और नानी खाना खाकर सोने चली गईं, लेकिन मैं मासी से बातें करने लगा। मासी, इस गांव में लोग नहीं रहते क्या? मैंने पूछा। मासी बोली, क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, शाम में जब मैं बाहर था मुझे कोई नहीं दिखा। ऐसा क्यों? मासी ने धीरे से कहा, इस गांव में शाम के बाद लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्यों? मासी का स्वर गंभीर था। कुछ वजह है? मैंने फिर पूछा, क्या वजह? मासी झुंझलाते हुए बोली, कहा ना, कुछ वजह है। क्या करेगा जानकर? प्लीज मासी बताओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने जिद की। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मासी बोली, वजह वो बगीचा है। मैंने चौंक कर दोहराया, बगीचा? मासी ने सिर हिलाया। हाँ, वो हमारे घर के पास वाला बगीचा। हाँ। उसमें ऐसा क्या है मासी? मासी की आवाज धीमी हो गई। वो बगीचा अच्छा नहीं है, उसमें कुछ अजीब ताकतें हैं जो बुरी हैं। बुरी क्यों? मैंने पूछा। मासी ने गहरी सांस ली। आज तक जो भी उस बगीचे में गया वो कभी वापस नहीं आया। कहाँ गया वो लोग? मैंने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं जानता, इसलिए वहां जाना मना है। यहां तक कि शाम के बाद उसके आसपास भी कोई नहीं जाता, चाहे इंसान हो या जानवर। मैंने फिर पूछा, पर क्यों मासी? मासी फुसफुसाई, कहते हैं कि वो बगीचा लोगों को अपने पास खींच लेता है। खींच लेता है? पर कैसे? बगीचे के पास जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो। वहां हमेशा कोहरा रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कभी बगीचे के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है, तो कभी किसी के हंसने की। मैं सिहर उठा। ये तो बहुत डरावना है। मासी बोली, सबसे अजीब बात तो ये है कि इतनी डरावनी आवाजें सुनने के बाद भी इंसान उस बगीचे की ओर खींचा चला जाता है, और अगर किसी ने एक बार उसके अंदर कदम रख दिया तो फिर लौटना मुश्किल है। उस रात जब सब लोग सो गए तो मैं चुपके से बगीचे की तरफ निकल गया। वहां पहुंचते ही मुझे बगीचे के सामने कुछ पुराने घर दिखे। वे घर सुनसान थे। उनके दरवाजों पर मकड़ियों के जाले थे और दीवारों पर जंगली घास उगी थी। लेकिन वहां एक अजीब चीज थी। उन सुनसान घरों के बाहर एक लालटेन जल रही थी। मैं सोच में पड़ गया, यहां कोई रहता भी नहीं, फिर लालटेन किसने जलाई होगी? तभी बगीचे का दरवाजा हवा से टकराया और एक भयानक आवाज पूरे गांव में गूंज गई। अचानक मुझे बगीचे के अंदर से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। तभी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, आवाजें तेज होती गईं। अब वे आवाजें मेरा नाम पुकार रही थीं, अभिषेक, अभिषेक। मेरे पैर जम गए। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मासी चिल्लाई, अभिषेक, तुम यहां क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चलो यहां से। मासी मुझे लगभग घसीटते हुए घर ले आई। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी डरी हुई क्यों थीं। अगली सुबह मम्मी और मासी किसी काम से बाजार गईं।
और मैं नानी के पास बैठकर खाना खाने लगा। मैंने सोचा क्यों ना नानी से इस बारे में पूछ लिया जाए। मैंने पूछा, नानी, बगीचे में जाना मना क्यों है? नानी बोली, कुछ नहीं, वो सब बेकार की बातें हैं। पर मासी ने कहा कि वहाँ आत्महत्याएं हुई थीं। नानी ने ठंडी आवाज में कहा, आत्महत्याएं नहीं, भूख से मर गए थे लोग। पर नानी, वो जमींदार, उसका क्या हुआ? नानी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, जमींदार? वो तो तेरे बगल में ही बैठा है। मैंने कांपते हुए नानी की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप खाना खा और सो जा जाके, नानी ने मुझसे कहा। मुझे नानी की बातें अजीब लगने लगी थीं तो मैंने जल्दी से खाना खाया और खटिया पर जाकर लेट गया। पर मेरे दिमाग में अब भी नानी की कई बातें चल रही थी। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नानी की बातों का मतलब क्या था और वह ऐसा क्यों कह रही थी कि जमींदार मेरे बगल में ही बैठा था। इन्हीं बातों को सोचते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। नींदों में मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। पर तभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा है। अभिषेक बेटा, पहचाना मुझे। मैं उन आवाज़ों को ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी मेरी आंखों के सामने मेरे नाना का चेहरा आ गया और मैं चीख कर बिस्तर से उठ गया। और जैसे ही मैंने नज़रें घुमाई तो देखा कि मेरी नानी मेरे खटिया के ठीक बगल में ही बैठी थी। क्या हो गया? बुरा सपना देखा क्या? नानी ने कहा। नानी, मैंने अभी अभी नाना जी को देखा। तभी नानी ने कहा, तो दिख ही गया ना तुझे जमींदार? तू देखना चाहता था ना जमींदार को? पर नानी, मैंने तो नाना जी को देखा। तू अभी भी नहीं समझा? नहीं, अरे जमींदार तेरे नाना ही तो थे, नानी ने कहा। मुझे यह तो नहीं पता कि जमींदार वाली कहानी की असलियत क्या थी, पर उस रात के बाद मैं इतना तो जरूर समझ गया था कि वह गांव सचमुच भूतिया था और उसका कुछ ना कुछ संबंध मेरे नाना नानी से जरूर था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।